हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज हमारे इस द पॉइंटर के एनालिसिस सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से सारे लोग हमारे सेशन में जुड़ जाइए। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे द पॉइंटर सेशन का। इस एनालिसिस सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके द पॉइंटर से संबंधित हैं, करंट अफेयर से संबंधित है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है डियर। चलिए, क्योंकि एक प्रकार से ये आपका लाइक और शेयर हम लोगों के लिए बूस्टर की तरह काम करता है, तो जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को। आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन में द पॉइंटर एनालिसिस में डियर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राज्य सरकार ने प्रवासी यानी किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों पर नजर रखने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया गया है किसके लिए? तो श्रमिकों पर नजर रखने के लिए। प्रवासी जो श्रमिक हैं, जो दूसरे राज्यों से श्रमिक गए हैं उस राज्य में, उन श्रमिकों पर नजर रखने के लिए ये एक प्रकार से आपका माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया डियर? तो उस राज्य का नाम क्या है? उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं मुंबई जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और ये माइग्रेशन प्रॉब्लम से जूझ रहा है महाराष्ट्र। कई सारे राज्यों के लोग जो है महाराष्ट्र में भरे पड़े हैं, और इसी वजह से महाराष्ट्र की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों पर नजर रखने के लिए ये एक प्रकार का माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय यहाँ पे सरकार यानी इसमें गवर्नमेंट किसकी है? तो ये इस समय जो गवर्नमेंट है ये उद्धव ठाकरे की है डियर। यानी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस समय महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर का जो विवाद है काफी तेजी से चल रहा है राज ठाकरे के साथ में। ठीक है, उसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र हमारे देश में एक प्रकार से दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, साथ में सबसे ज्यादा दूसरी पॉपुलेशन वाला जो हमारा राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र, जहां पर लगभग 11.47 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ही आपका कई सारी अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं डियर। कौन सी? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी कहां पर हैं? तो इसी महाराष्ट्र में हैं ये सारी गुफाएं। महाराष्ट्र में ही एक आपका स्थल है जिसका नाम है मुंबई हाई के नाम से डियर। कौन सा? मुंबई हाई के नाम से, जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। मुंबई हाई के नाम से इसका नाम है। ये समुद्र के अंदर है, समुद्र के बीच में है मुंबई हाई। ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये सारे पॉइंट संबंधित है महाराष्ट्र से। और माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? नेक्स्ट हमारा है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला है और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर भी किसी भी चीज की बात अगर पहली बार की जाए, यानी वहां पर किसी भी क्वेश्चन में करंट अफेयर के अगर पहला वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भारत का जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है डियर, ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये कहां पर लॉन्च किया गया डियर? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर है। कहां पर? तो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, याद रखिएगा। यहीं पर लॉन्च किया गया है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सिस्टम। उसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है डियर? नवीन पटनायक जी इनका नाम है, जो उड़ीसा के इस समय मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में ये आपका सूर्य मंदिर है कोणार्क का। कौन सा डियर? सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर है? इसी उड़ीसा में है। इसी उड़ीसा में है आपका लिंगराज मंदिर। कौन सा डियर? लिंगराज मंदिर यही उड़ीसा में है। रथ मंदिर भी कहां पर है? ये भी है उड़ीसा में। इसी उड़ीसा में सिमलीपाल अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां पर है? उड़ीसा में है। और कलिंगा स्टेडियम भी कहां पर स्थित है डियर? कलिंगा स्टेडियम। ये सारी चीजें उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक प्रकार से हॉकी को जान यहाँ पर जान देने वाले, हॉकी के अंदर जान फूंकने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। इनकी वजह से ही भारतीय हॉकी टीम ने
ओलंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, वो चाहे महिला हॉकी टीम हो या पुरुष हॉकी टीम हो। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पर भुवनेश्वर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन या लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े डियर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना जो है किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है? कौन से केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है आपकी ये योजना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स? तो ये आप सिंपल से समझ सकते हैं, जब एक्सपोर्ट की बात की जाए यानी इसका संबंध है ट्रेड यानी व्यापार से। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। और इस समय पीयूष गोयल जी इसके जो हैं इस समय इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, याद रखिएगा कौन संभाल रहा है डियर, उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाणिज्य मंत्रालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन से सिद्धलिंग स्वामी, ये नाम याद रखिएगा, सबसे पहले इसको आप लोग सर्कल कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि किसके नाम पर जो है इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो उनका नाम है सिद्धलिंग स्वामी। ठीक है, कौन से दिवस को मनाने की घोषणा की गई है? दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है इंटीग्रेशन डे यानी एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और ये किस राज्य के द्वारा किया गया है डियर? तो उसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा एकीकरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। किसके दिवस पर? तो सिद्धलिंग स्वामी की जयंती पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा, क्योंकि जब भी कहीं पर किसी राज्य में किसी व्यक्ति के नाम पर किसी दिवस को या फिर उसके नाम पर किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रकार से आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा कर्नाटका विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है तेजी से भुगतान संपन्न करने के लिए फोन पे ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? फोन पे जो एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट सिस्टम है डियर। ठीक है, फोन पे जैसे आपका फोन पे होता है, फोन पे के अलावा एक है आपका गूगल पे जो गूगल के द्वारा संचालित किया जाता है, गूगल पे। उसके अलावा एक है भीम UPI। कौन सा डियर? भीम UPI। ये सारे चीजें आपके एक पेमेंट से संबंधित हैं, याद रखिएगा। एक इसी में आता है पेटीएम। ठीक है, कौन सा डियर? पेटीएम। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके पॉइंट में याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? तो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं ये सारी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तेजी से भुगतान संपन्न करने के लिए फोन पे ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? फोन पे का किसके साथ समझौता किया गया है? तो उसका नाम है एक्सट्रीम 11। ठीक है, किसके साथ डियर? तो एक्सट्रीम 11 के साथ ये समझौता किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फोन पे के द्वारा ये समझौता किया है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत के जो एक प्रकार से UPI जो सिस्टम है उसको एक प्रकार से रेगुलेट करने का जो काम करती है वो NPCI के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। याद रखिएगा, NPCI एक प्रकार से गवर्नमेंट के अंडर आने वाला एक प्रकार से आयोग है जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एक्सट्रीम 11 के साथ जो है फोन पे ने समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, कौन सा डियर? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसके द्वारा किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो कार्यक्रम है कितने राज्यों में? 14 राज्यों में शुरू किया गया है। 14 राज्य या फिर केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें शुरुआत की गई है। और टोटल कितने शहरों में इसकी शुरुआत की गई है इस योजना की? तो टोटल 126 शहरों में इस स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस किया था, लगभग 5.21 लाख आवास का वितरण किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। कहाँ पर डियर? तो मध्य प्रदेश में ये आपका वितरण किया गया था 5.21 लाख आवास का वितरण। ठीक है, और इसका टारगेट जो सभी के लिए घर जो है इसका टारगेट कब तक रखा गया था? तो याद रखिएगा
2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि भारत में हर व्यक्ति के पास अपना एक घर जरूर होगा। आंसर हो जाएगा 126 शहरों में इस स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में कि 2020 क्रिकेट कौन सा डियर DIF की बात की जा रही है, T20 क्रिकेट की। ठीक है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन से बल्लेबाज हैं? तो दूसरे बल्लेबाज हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार जो है दोहरा शतक लगाया है ODI में। याद रखिएगा, ODI में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वो रोहित शर्मा है। इन्हें हिटमैन शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई इंडियंस की कैप्टन है, याद रखिएगा, IPL में मुंबई इंडियन के कैप्टन है और मुंबई इंडियन को सबसे ज्यादा बार खिताब दिलाने वाले खिलाड़ी भी कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा बार खिताब दिलाने वाले जो कैप्टन है उनका नाम है मुंबई, यहाँ पर कौन है? रोहित शर्मा। या पहला स्थान किस भारतीय को था? यानी ये जो है आपके दूसरे भारतीय बने हैं 10,000 रन बनाने वाले, यानी इनके पहले भी कोई था भारत में, तो उनका नाम क्या है डियर? तो उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में बात करें तो विराट कोहली जो इससे पहले कुछ समय पहले भारत के कैप्टन थे सभी फॉर्मेट में, इस समय में भारत के किसी भी फॉर्मेट में कैप्टन नहीं बचे हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था T20 क्रिकेट से। ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने T20 क्रिकेट को छोड़ा था, उसके बाद ODI की फॉर्मेट भी उनसे छीन ली गई और ODI फॉर्मेट के छीनने के बाद उन्होंने टेस्ट की कैप्टनसी से खुद ही इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से याद रखिएगा विराट कोहली इस समय किसी भी टीम के कैप्टन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बेंगलोर ये IPL में किस टीम की तरफ से खेलते हैं? तो उसका नाम है बेंगलुरु। इस समय आपका IPL का 15वां IPL चल रहा है, 15वां संस्करण चल रहा है, याद रखिएगा, जिसमें मुंबई इंडियंस जो सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनी है IPL की, वो IPL से पहले ही बाहर हो चुकी है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहला कौन था? तो विराट कोहली, दूसरे हैं रोहित शर्मा, T20 में सबसे ज्यादा 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? कौन सा डियर? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर शॉर्ट में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया है डियर? ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसका फुल फॉर्म होता है नीति, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमारे देश में एक आयोग था जिसका नाम है योजना आयोग। कौन सा डियर? योजना आयोग, जो एक प्रकार के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था। इसी को 15 अगस्त 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा समाप्त करके 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से नीति आयोग के बारे में सारे पॉइंट याद रखिएगा। और राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और इस सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? यानी कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है सबसे बड़े राज्यों में? तो उसका नाम क्या है डियर? उसका नाम है गुजरात। याद रखिएगा, जहां के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के इस समय के प्रधानमंत्री योगी आपके मोदी जी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे छोटे राज्यों में कौन जो है शीर्ष पर है, तो उसका नाम है गोवा। ठीक है, 2 पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। सबसे पहला, शीर्ष स्थान पर कौन है? तो गुजरात है, और छोटे राज्यों में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो उसका नाम है गोवा। ठीक है, अभी कुछ समय पहले ही आपका एक सूचकांक जारी किया गया था जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक डियर। कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था, और इस सूचकांक में भी शीर्ष पर कौन राज्य था? तो उसका नाम है गुजरात। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके गुजरात से संबंधित। गुजरात की कैपिटल क्या है? अहमदाबाद है। इसी गुजरात में केवड़िया नामक स्थल पर दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की है। इसी केवड़िया में
आपके गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है और यहीं पर सरदार सरोवर डैम की भी नर्मदा नदी पर स्थापना की गई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात से संबंधित। और अभी हाल ही में व्यू पॉइंट की जो है उद्घाटन किया गया है। व्यू पॉइंट का उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा, जिसको सीमा दर्शन के नाम से भी जानते हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इसकी स्थापना की गई है गुजरात के नडाबेड में। ठीक है, तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस केंद्र शासित प्रदेश का इस सूचकांक में पहला स्थान है? तो इसमें चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, जिसकी संख्या हमारे देश में इस समय कितनी है? तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में। ठीक है, जहां पर चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है, यानी 3 पॉइंट यहां से आपको क्लियर हुए होंगे। पहला, बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो गुजरात है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? तो उसका नाम है चंडीगढ़। नीति आयोग के बारे में अभी हमने आपको डिस्कस किया, 2015 में इसका स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें डियर, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के कई पत्थर के घड़े, जिसको हम कहते हैं मेगालिथिक स्टोन जार्स, प्राप्त हुए हैं? यानी कहां पर जो है एक प्रकार से घड़े टाइप के इस तरह के जो है पत्थरों के, मेगालिथिक पत्थर जो है, पाषाण कालीन जो पत्थर हैं, उन्हीं से बने हुए इस तरह की कई सारी आकृतियां मिली हैं। कौन से राज्य में मिली हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन से राज्य में मिली हैं? तो उस राज्य का नाम उस राज्य का नाम क्या डियर? तो उसका नाम है आसाम। और आसाम में एक जगह है दीमा हसाओ, यहीं पर जो है आसाम में ये मेगालिथिक आपके स्टोन्स मिले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके इतिहास में ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, जिनका संबंध किससे है? महापाषाण काल से है, याद रखिएगा। ठीक है, आसाम के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो है इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। आसाम में ही आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है डियर। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। यहीं पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से आपके नहीं, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली उसका नाम है, याद रखिएगा। आसाम से संबंधित है। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है? तो वहां पर भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आसाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आसाम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और आसाम जो है कितने राज्यों को टच करता है? कितने देशों को टच करता है? सॉरी, तो आपके बांग्लादेश को टच करता है, साथ में भूटान को टच करता है। किसको डियर? भूटान और बांग्लादेश को टच करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा महापाषाण काल का समय अवधि क्या बताया गया है? तो 1000 ईसा पूर्व से जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का टाइम बताया गया है इस महापाषाण काल का। जो आपके मेगालिथिक यहाँ पर मिले हैं उनका टाइम पीरियड बताया गया है, और महापाषाण काल यहीं से आपके 1000 ईसा पूर्व के टाइम का बताया गया है। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है जगदीश मुखी, आसाम के राज्यपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आसाम से संबंधित। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ऐतिहासिक में आपके पाषाण काल में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी अलग सी क्लास में जो है पाषाण काल के बारे में बिल्कुल सारी चीजों की चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है डियर, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम कहते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से 4.7% से घटा करके कितना कर दिया है? किसके द्वारा किया गया है? तो WTO के द्वारा किया गया है। ठीक है, WTO के द्वारा दिया कितना कर दिया गया है? व्यापार वृद्धि अनुमान को तो 3% कर दिया गया है, 3%। और ये क्यों हो गया है? तो ये एक प्रकार से जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे व्यापार पर, जो वैश्विक व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उस पर काफी गहरा असर पड़ा है। इसकी वजह से जो है WTO के द्वारा वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% घटा करके
3% कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितना कम किया गया है, तो 1.7% कम किया गया है। कितना? 1.7, क्योंकि पहले 4.7 था और अब है 3%। ठीक है। अगर हम WTO की बात करें डियर, तो WTO का जो आपकी स्थापना हुई थी 1995 में, किसके स्थान पर? तो गेट के स्थान पर इसकी जो है स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है जिनेवा में। और अभी हाल ही में WTO के जो है लगभग 1 वर्ष पहले जो है एक नियुक्ति हुई है। WTO की जो हेड बनाई गई हैं एक महिला हैं, जिनका नाम क्या है? नागोंजी ओकोंजी-इवेला। ठीक है, नागोंजी ओकोंजी-इवेला इनका नाम है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में है क्योंकि एक महिला है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर याद रखिएगा, नागोंजी ओकोंजी-इवेला WTO की हेड हैं। गेट के स्थान पर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का मुख्य विदेश समन्वयक किसे नियुक्त? ये आपका G20 की बात की जा रही है। ठीक है, मुख्य G20 समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? G20 समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है? ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी का नाम आप जानते होंगे डियर। ये अभी तक भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, विदेश सचिव के रूप में नियुक्त थे, लेकिन अब इनकी नियुक्ति हो गई है भारत का मुख्य G20 समन्वयक के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कल हमने डिस्कस भी किया था इसके पहले की क्लास में, भारत में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एक बार कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा डियर कि आंसर क्या हो जाएगा, किसको नियुक्त किया गया। जो इसके पहले नेपाल में राजदूत के रूप में कार्यरत थे, उन्हीं को भारत का विदेश सचिव बनाया गया और उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा। ठीक है, तो मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को। और इनकी जो नियुक्ति है 1 मई से प्रभावी हो गई है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश कर रहा है डियर 2023 में? तो याद रखिएगा, भारत कर रहा है। 2022 में कौन कर रहा है? तो उसका नाम क्या है? इजराइल कर रहा है। ठीक है, इजराइल कर रहा है, याद रखिएगा। इसके पहले किसने किया था? इसके पहले जो है G20 की अध्यक्षता 2021 में किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। एक बार कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा। 2023 में भारत करेगा, 2022 में इजराइल कर रहा है, और इसके पहले जो हो चुका है वो कहां पर हुआ था? ये कमेंट में आंसर आप लोग छापिएगा। चलिए, अगला हमारा है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब डियर किसने इसको जीता है? तो उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। फेरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 38वां सियाचिन दिवस है, जिसका आयोजन प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को किया जाता है डियर। सियाचिन दिवस का आयोजन कब होता है? 13 अप्रैल को किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे सिक्योरिटी से संबंधित अगर बात करें तो हमारा जो आर्मी डे है डियर, आर्मी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर एयरफोर्स डे की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और आपका सियाचिन दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? एक तो महात्मा गांधी की डेथ जब हुई थी 15 जनवरी को, उस 30 जनवरी को, उसके अलावा 23 जो है आपका मार्च, जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल को 38वां सियाचिन दिवस सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, सियाचिन दिवस किसको मनाने के लिए मनाया जाता है? तो एक प्रकार से सियाचिन दिवस जो है ऑपरेशन मेघदूत के लिए सेलिब्रेट किया जाता है डियर। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत के लिए आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया डियर? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महेश वर्मा।
इस समय इनको राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में रेकजॉविक ओपन शतरंज का खिताब जो है किसने जीत लिया है? रेकजॉविक ओपन चेस का खिताब इसके पहले हमने डिस्कस किया था। ओपन, ये आपका रेकजॉविक जो ओपन शतरंज है, जो भारत के खिलाड़ी थे, जो एक प्रकार से जिनकी अभी हाल ही में चर्चा थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर, सबसे बड़े शतरंज के मास्टर जो हैं उनको पराजित किया था। लेकिन ये नए स्टार बन चुके हैं रेकजॉविक ओपन शतरंज को जीतने वाले, जिनका नाम है रमेश बाबू। क्या नाम है डियर? रमेश बाबू इनका नाम है, याद रखिएगा। और इसके पहले प्रागनंदा जो हैं उन्होंने पराजित किया था दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा रमेश बाबू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, भारत के किन 2 शहरों में विश्व के ट्री सिटी यानी द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। 2021 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये आपका हैदराबाद और मुंबई। किसने डियर? हैदराबाद और मुंबई ने जीता है, याद रखिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो केवल मुंबई से पूछा जाएगा, क्योंकि हैदराबाद जो है इसके पहले भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जा चुका है। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड पहले घोषित किया जा चुका है। 2020 में हैदराबाद ने जीता था। दूसरा आपका क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है कि हैदराबाद ने 2020 में इस खिताब को जीता था, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को। लेकिन इस बार नया एक सिटी भारत का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया, जिसका नाम है मुंबई, जो भारत की औद्योगिक राजधानी कही जाती है और भारत की एक प्रकार से सबसे ज्यादा नगरीय पॉपुलेशन अगर कहीं पर है किसी शहर में तो वो है मुंबई में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, किस भारत यहां पर किस चाय को जो है यूरोपियन आयोग ने जीआई टैग दिया है? ठीक है, जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है हाल ही में। किस चाय को, भारत की कौन सी चाय है जिसको जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है डियर? तो वो चाय है जिसका नाम है कांगड़ा चाय। कौन सी? कांगड़ा चाय है। और इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, नाम है कांगड़ा चाय। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपका एक वाद्य यंत्र है जिसका संबंध तमिलनाडु से है और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसको जीआई टैग भी दिया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत के पहले, ये पहले वर्ड आपके सामने लग चुका है, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर। और ये उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है 2019 से, याद रखिएगा। ठीक है, 2019 से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है। और भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहां पर है? इसी लद्दाख में है, जिसको हम लोग लेह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कौन से राज्य, कौन से देश को टच करता है? तो लद्दाख जो है ये चाइना को टच करता है डियर, याद रखिएगा। चाइना से विवाद चल रहा है लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसको हम अक्साई चिन कहते हैं। चाइना ने अधिकार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, लद्दाख। यहाँ पर जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है डियर? तो इसका उद्देश्य है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसको आगे ले जाना। और इस समय वर्तमान में लद्दाख की जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो आर.के. माथुर जो है इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, आर.के. माथुर लद्दाख के राज्यपाल हैं। और मनोज सिन्हा जी कहाँ के हैं? तो वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डियर, अगला हमारा है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें इस बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा की जाएगी, जो 2026 में आयोजन किया जाएगा? ठीक है, क्योंकि 2022 के बाद इसका आयोजन कब किया जाएगा? 2026 में। तो इस बार 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक विक्टोरिया प्रांत है उसी के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। यानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, विक्टोरिया राज्य में उसके इसका आयोजन किया जाएगा। विक्टोरिया राज्य ने वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने खेलों की घोषणा की है? यानी इसमें कितने खेल शामिल होंगे? तो टोटल 16 खेल शामिल होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें
T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया एक प्रकार से पहली बार है जब T20 फॉर्मेट को यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है डियर। T20 खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी आपका एक प्रकार से एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जो है इसका शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा इसका अनावरण किस मिशन के लिए किया गया है, तो इसका जो आपका मिशन है उसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान योजना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है एक प्रकार से मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ स्कीम है गवर्नमेंट की, हमारे देश की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जिसका नाम है आयुष्मान योजना। नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया, तो ये किया गया था 21 सितंबर 2021 में। ठीक है, 21 सितंबर 2021 में जो है इसकी शुरुआत की गई है हमारे देश में। अगला हमारा क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4 स्टार का क्वेश्चन है और 100% डियर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा कि हाल ही में रतले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। ये किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। मनोज सिन्हा जी हैं कौन, तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और रतले पन बिजली परियोजना जो आपकी है किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जितनी भी नई परियोजनाओं की शुरुआत होती है वो ऑटोमेटिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर वो परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में या फिर लद्दाख में शुरू की जा रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सी नदी पर इस योजना को निर्मित किया गया, इस बांध को निर्मित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर इस परियोजना की शुरुआत की गई है, जहां से लगभग 850 मेगावाट यानी 850 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर। सबसे पहला उद्घाटन किसने किया, तो मनोज सिन्हा जी ने। कहां पर किया, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर किया, तो चिनाब नदी पर। और इसकी क्षमता क्या है, तो 850 मेगावाट यानी 850 मेगावाट। ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अगला क्वेश्चन आपका है। स्ट्रीट चिल्ड्रन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन किस तारीख को मनाया जाता है डियर, तो ये सेलिब्रेट कब करते हैं हम लोग, 20 या आपका 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। और दिवस के बारे में कई सारे दिवस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जिनमें आपके अप्रैल और मार्च के महीने में काफी इंपॉर्टेंट दिवस हैं डियर। मार्च के महीने में तो कई सारे दिवस हमने बताए आप लोगों को, जिसमें आपका गौरैया दिवस, वर्ल्ड खुशहाली दिवस, आपका इंटरनेशनल खुशहाली दिवस, उसके अलावा वन संरक्षण दिवस है, जल संरक्षण दिवस है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, 24 को टीबी दिवस है, अभी हमने मातृ दिवस सेलिब्रेट किया है, स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन की जो शुरुआत है ये 2011 में की गई थी और इसको 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी डियर, तो 12 अप्रैल 2011 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट किस तारीख को मनाया जाता है, स्पेस फ्लाइट। ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है विश्व के पहले मानव निर्मित उपग्रह का नाम जो है, एक प्रकार से अभी कुछ दिन पहले हमने देखा भी था कि रशिया का जो पहला यात्री पहुंचा था अंतरिक्ष में, तो उसी के नाम पर मनाया गया था। ठीक है, तो 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। और ये इस सबसे पहला जो आपका मानव निर्मित उपग्रह का नाम है, उसका नाम है स्पुतनिक। और इसी समय हमारे देश में, या इस समय कह सकते हैं पूरी दुनिया में,
कोविड जो बीमारी चल रही है, इस कोविड बीमारी के लिए सबसे पहली जो वैक्सीन बनी थी उसका नाम भी स्पुतनिक था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? रशिया के द्वारा, रूस के द्वारा बनाया गया था, सोवियत संघ रूस के द्वारा। और स्पुतनिक प्रथम जो है उनके मानव निर्मित पहले उपग्रह का नाम भी था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, रशिया के बारे में बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के हेड हैं व्लादिमीर पुतिन, यहीं पर नदी है मॉस्कोवा नदी। रशिया ने इस समय यूक्रेन पर आक्रमण करके रखा हुआ है और रशिया के द्वारा ही यही आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी है रशिया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत और रूस के बीच में इंदिरा युद्धाभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे आज के सेशन में। करंट अफेयर में डियर जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे आपके दा पॉइंटर में याद रखिएगा। दा पॉइंटर का उद्देश्य, इस घटना चक्र का जो उद्देश्य है दा पॉइंटर सेशन को, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आपके टाइम को बचाने का है डियर, क्योंकि इस सेशन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करते हैं कम से कम टाइम में, यानी कम टाइम में ज्यादा गेन करने का प्रयास करते हैं। इस घटना चक्र का उद्देश्य यही है ताकि आपका टाइम बचे और आप कम टाइम में अपनी तैयारी को एक अंजाम दे सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।